सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? ज़बरदस्त सर, बहुत हाई स्पिरिट्स में। फ्राइडे है, आज से हमारा काम शुरू है सर। और संडे तक ताबड़तोड़ खबरें होंगी और उन पे तज्ज़िये होंगे। सर बिल्कुल सर। और सर खबरों का सिलसिला जो है वो रुकता कभी नहीं, सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि हम बस फ्राइडे को पहुँचें। तो सर शुरू करते हैं आज का दिन थोड़ी सियासी खबरों से। आपको पता है हमारे शो का ज़रा फॉर्मेट जो है, हम उसके अंदर हर किस्म की खबर देख रहे हैं। तो सर खबर की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई बॉर्डर्स नहीं होते। हर खबर जो है वो खबर होती है, अगर वो सच हो, तस्दीक हुई भी हो और आप उसका तज़िया किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आपको पता है हमारे मुल्क में ख़बरों का सिलसिला जो है वो सियासी खबरों से डोमिनेट होता है, तो हमें भी थोड़ा बहुत तवज्जो देनी चाहिए। ढेर सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हम आज के दिन की कुछ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सर आपको पता है सियासी खबरों का भी एक मसला ये है कि जब आपको करनी होती हैं तो आप उसके अंदर पाकिस्तान तरीके से आपको बाहर नहीं निकाल सकते, आप उनके बगैर जो है वो रौनकें नहीं लगती। तो आज की जो दो खबरें हमारे पास वो PTI के हवाले से और बाकी एक खबर जो है वो नून लीग के वाले से, और वो भी ज़बरदस्त खबर है। और उसका भी जो आप निकलेगा वो भी एंड में PTI। हाँ सर, तो यानी कि आप कह रहे हैं ऑल रोड्स लीड टू PTI न्यूज़ की हद तक कह रहे हैं हम। आप किसी ने घबराना नहीं है यहाँ पे सर। आपको पता है लोग घबरा भी जाते हैं ना किसी चीज़, हमारी जिस किस्म की बातें। तो सर शुरू करते हैं हमाद अज़हर साहब से। हमाद अज़हर साहब जो हैं वो 9 मई के वाक़यात के बाद काफ़ी देर तो अंडरग्राउंड रहे, उसके बाद वो रीसफर करके मामलात ज़रा ठंडे हुए और लेकिन उन्होंने उस तरह से लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया अपनी जमात से, और बल्कि वो पंजाब के सदर भी फिर बन गए। बीच में किसी एक चीज़ से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया अपना। लेकिन आज की खबर सर ये है कि हमाद अज़हर साहब ने फ़ैसला किया है कि वो अब पंजाब की सदारत से भी मुस्ताफ़ी हो जाएं, और उन्होंने ये कहा इस वजह से कि जी मेरी चूँकि रसाई जो है इमरान खान साहब तक अब नहीं रही, मुझे मेरी मुलाकातें जो हैं वो होने नहीं देते। ख़ुद जो उनकी टॉप टियर लीडरशिप जो PTI के, जिनमें हमाद अज़हर साहब नहीं है, हमें पता है इस बात का, और वो मुलाकात नहीं करने देते, तो इस वजह से मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। तो अब पंजाब की सदर की सीट जो है वो वैकेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और सर इस वक्त तो वैसे मेरा सर CV कहाँ भेजना है? सर भेजते हैं ना सर। सर इस वक्त लेकिन मसला ये है कि PTI की कोई भी अहम ओहदा जो है वो कोई इन योर फेस उभरा हुआ ओहदा नहीं आता। PTI के हैं फ्लूइड किस्म के होते हैं। मतलब बैरिस्टर गोहर जो हैं वो बतौर चेयरमैन या चेयरपर्सन पार्टी को देखते हैं, लेकिन वो तो ऑब्वियसली एक सेरेमोनियल रोल है। वो मतलब मामला शेर अब्दुल मरवत साहब की हिस्ट्री आप देख लें, जैसी भी है, बहुत ही टर्बुलेंट रही, उनको भी आया छोड़ना ही पड़ गया इवेंचुअली। अली बिन गंदापुर साहब CM KP के हैं, लेकिन वो CM KP के शिप के ऊपर ज़्यादा तवज्जो उनकी, ना कि पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर। इमरान खान साहब जो है बानी PTI सॉरी वो जेल में हैं, तो वो उस तरह से हैंड्स ऑन नहीं है। बाकी आप एक तवील लिस्ट है ऑफ लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस और सोशल लोग जो हैं जो PTI को कंप्राइज करते हैं। तो सर PTI का सिर्फ मसला ये है कि एक स्ट्रक्चर ही नहीं है कोई पार्टी का। तो पंजाब की सदारत है नहीं है, मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता। हमाद अज़हर साहब अपनी ऑन हिज ओन राइट एक प्रोमिनेंट सियासतदान बन चुके थे। PTI का जो 2018 के बाद से दौर आया तो उनको काफ़ी अहम ओहदे दिए गए थे, और उन्होंने कुछ पे सही काम किया, कुछ पे उनकी बहुत तनकीद भी होती थी। बट अब चूँकि ये वन मैन शो है, और ये हमेशा से मैं कहता हूँ कि एक वन मैन शो पार्टी के अंदर फिर यही होता है कि लोग जो है ना वो तितर बितर हो जाते हैं। सर मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है, अजम्पशन, कि बेसिकली हमाद साहब ने भी बानी PTI को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। देखिए बात ये है कि वो कह रही हैं कि मेरी एक्सेस नहीं है। भाई क्यों नहीं है एक्सेस? मतलब खान साहब जो हैं उनके नाम से आर्टिकल छपते हैं, हर तरह के सवालों जवाब होते हैं, उनकी फैमिली उनसे बाकायदगी से मिलती है। तो और आपने जिस तरह से कहा कि हमाद अज़हर साहब शायद टॉप टियर लीडरशिप में नहीं शुमार होते, भाई क्यों नहीं होते, ये भी एक सवाल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स ऑफ कोर्स पंजाब है, उसका अगर एक सदर है तो वो तो मेरे ख्याल में टॉप टियर में आना चाहिए। अच्छा फिर वही बात,
हमाद साहब बता भी सकते थे कि जी फ़लाँ शख्स मुझे नहीं मिलने देता, मसला हल हो जाता। हमाद साहब चाहते नहीं थे कि मसला हल हो, क्योंकि ये इस वक्त ना पार्टी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रही है, और बहरहाल मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खान साहब के साथ मुखलिस भी हैं, क्योंकि खान साहब जब एक पार्टी ज़ेर अताब होती है ना तो फिर उसके लोग उसको छोड़कर भी जाते हैं, फिर कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जिनकी समझ नहीं आती। सबसे बढ़कर जब ये इलेक्शन हुआ ही था तो हमने कहा था कि इस इलेक्शन में एवरीथिंग वर्कड इन पीटीआई's फेवर एक्सेप्ट वन थिंग, और वो ये है कि ये केपी जीत गए। केपी जीतने का मतलब ये है कि अब वहाँ पे डिलीवर करना पड़ेगा। ऑपोजिशन तो करना बहुत आसान काम है, मैं आप भी कर सकते हैं, हुकूमत नहीं होती, डिलीवरी नहीं होती। तो यहाँ पर अब बहुत लतीफ़े होंगे। आपको याद है पिछले टर्म में भी हुए थे, वो बीआरटी जो है वो पहले तो बनना ही नहीं था, पहले तो मजाक उड़ाया जाता था लाहौर की जंगला बस का, फिर फैसला हुआ कि बीआरटी बनना है, फिर पता लगा जी कि ये तो रिकॉर्ड टाइम में बनेगा 180 दिन में, फिर पता लगा जी कि इसमें तो 4000 डिज़ाइन चेंजेस आ गए हैं, फिर पता लगा जी कि वो तो उसमें तो आगे लग रही। समझ रही है कि कितना कुछ पिछली दफ़ा भी हुआ था। तो इसमें भी मतलब अगेन कौन से ऐसे को काबिल लोग आ गए इस दफ़ा जो कि उस सूबे की का नसीब बदल जाना था। सो अगेन मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत आसानी से मुलाकात हो सकती थी, मुलाकात नहीं भी हो सकती थी। तो जिस तरह से अगेन इंटरव्यूज़ के जवाब देते हैं खान साहब, ये अपने लिख के भेज देते एतराज़ात, वो आगे से कोई जवाब दे देते। बुनियादी बात यही है कि उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसी वजह से मैं एक और चीज़ भी समझता हूँ, और मैं हमेशा से इसका कायल भी रहा हूँ, कि अगर खान साहब इस वक्त जेल में ना होते और बाहर होते तो उनकी रेपुटेशन को मज़ीद ज़्यादा ठेस लगती, क्योंकि इस वक्त जो सारे पॉलिटिकल ब्लंडर्स हो रहे हैं इसकी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर पड़ती। अभी तो वो बहुत आराम से मक्खन में से बाल की तरह निकल जाते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जेल में हूँ, मेरे से तो कोई डेली मामलात कंसल्ट ही नहीं करता। सो अगेन इनके जो भी मसाइल थे हो सकते थे हल। इन्होंने मेरे ख्याल में अपनी ज़िम्मेदारी भी शायद इन्होंने कम करने की कोशिश की है, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं हालात बहुत संगीन है। मतलब आपने तारीख में कितनी दफ़ा देखा है कि रिटायर्ड जनरल्स जेल जा रहे हों, यानी कि हालात संगीन है। तो एक तो इन्होंने अपने ऊपर जो बर्न आ रहा था उसको थोड़ा शिद्दत को कम किया है, दूसरा ये करने में ये इमरान खान को प्रोटेक्ट कर गए हैं। सर प्रोटेक्ट तो कर गए। दूसरा मेरा ये भी ख्याल है कि जैसे बैरिस्टर गौर साहब का इसी चीज़ के ऊपर बयान ये आया है कि हम इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करते, तो ये तो सर एक टैक्टिक ही होता है एंड ऑफ द डे कि हम इस्तीफ़ा नहीं मंजूर करते। वो इस्तीफ़े का तो ये होता ही नहीं मंजूरी एक बंदा कह रहा है मैंने नहीं कर रहा तो मैंने नहीं कर रहा। सर उसके साथ साथ केपी के जैसे आपने जिक्र किया करप्शन चार्जेस पर, वो हो चुका है सर काम शुरू। शकील खान जो हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है केपी गवर्नमेंट में, और उन्होंने एलिगेशन क्या लगाई है करप्शन की कि यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो मैं इसके साथ और देर नहीं रह सकता। उन्होंने अपने इस्तीफ़ा भी सर उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा, तो उसकी तो टाइमिंग बुरी थी, व्हाट्सएप तो आजकल चल नहीं रहा, बट उन्होंने भेज दिया और पहुँच गया अलीमीन गंदापुर साहब को, और उन्होंने फिर उसके ऊपर ढेर सारी जो क्या कहते हैं इल्ज़ामात थे, 5 पॉइंट्स थे उनके इस्तीफ़े के, जिसमें वही करप्शन और दीगर चीज़ें और थी। तो सर पीटीआई का मसला सर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब या तो कुछ और देख रहे हैं या फिर पेशेंस जो है वो रन आउट कर रहा है। हमाद अज़हर साहब पे अगर मैं वापस आऊँ तो मुझे एक और सर मसला लगता है, वो ये कि सर जब आपने काम किया हो ना कि एक सर्टन ग्रुप के साथ 10-12 लोग, वही जिसमें आप चले नाम लें फवाद चौधरी का, जिसमें आप लें शिरीन मज़ारी साहिबा का, असद उमर का, मुराद सईद का, आप ये सारे जो पॉलिटिशियंस जो इनके दौर में पॉलिटिक्स कर रहे थे पीटीआई की, उनमें से तो कोई भी नहीं है। उनमें से कोई नज़र, कुछ लोग तो नज़र ही नहीं आए हमें 9 मई के बाद से। और विच बेसिकली मीन्स कि ये असल में सर एक माइनॉरिटी में उस पार्टी के अंदर, क्योंकि जितनी नई लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हुआ, नई लीडरशिप आई जिसमें बैरिस्टर गौर आ गए, शेर अफजल मरवत आ गए, अली ज़फ़र आ गए और दीगर इतने लोग हैं। तो वो सारों ने जब वैक्यूम ऑक्यूपाई किया उसके बाद हमाद अज़हर साहब आए। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बानी पीटीआई खान साहब के साथ भी होगी कि जब भी अगर जब भी वो बाहर रहेंगे और वो पार्टी का एक मुआयना करेंगे तो वो थोड़ी सी अनरिकग्नाइजेबल होगी उनके लिए। क्योंकि आप ये देखें कोई भी शख्स जब जेल जाए तो पीछे से चीज़ें रुकती थोड़ी हैं, वो चेंज होती रहती हैं, आपके बगैर चेंज होती रहती हैं। आप उन पर जितनी भी नज़र रख लें, आपकी नज़र जो महदूद है, इनकी चलें इतनी महदूद नहीं होगी बट है तो महदूद। तो जब वो बाहर आएंगे उनको भी एक चेंज्ड पार्टी नज़र आएगी और विच
जो ऑन इट्स ओन एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो इनको आके देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और जाहिर है मतलब अगर वो पिछले नहीं रहे, जिस तरह से आपने कहा वैक्यूम तो क्रिएट होता है तो कोई उसकी जगह लेता है। तो इन्होंने जो अब ये नई क़यादत है ये एक तरीके से चला रहे हैं या गलत तरीके से चला रहे हैं, इनको आकर उस तरह से डिसमिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर वही बात कि जिस वक्त ज़ेर-ए-ताब थी पार्टी ये चला रहे थे सही या गलत जैसी भी। तो खान साहब को ना सिर्फ ये कि अगर कभी या जब कभी बाहर आएंगे तो उनको एक नए दरिया का सामना होगा, बल्कि वो दरिया को छलांग के पार भी नहीं कर सकते, उन्होंने तैर के ही जाना है। तैर के ही जाना पड़ेगा, सबको साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि सर उनकी भी तो छोड़ दें, फिर आप कुर्बानियाँ भी तो है ना। अब रऊफ़ हसन साहब जो हैं, जो PTI के स्पोक्स पर्सन है, उन पर भी ये अब चीज़ लग चुकी कि वो जेल होकर आए, बयानात की वजह से हो या किसी और वजह से, जेल तो होकर आए ना, वो भी अब बेल पे हैं। इसी तरह और दीगर रहनुमा हैं PTI के। सो पॉइंट इज़ के अगर जब ये मामलात अगर चेंज होते हैं, और बदलते हुए नज़र टाइम नहीं लगता इस मुल्क में, बदलती जाती हैं चीज़ें। मतलब आज से मतलब अगर सिर्फ हम 3-4 साल पीछे चले जाएँ तो आप और मैं अगर बात इस किस्म की कर रहे हो कि वो जेल में होंगे और पार्टी इधर उधर होगी, टेटर्स में होगी, तो आप मुझ पर हंसें, शायद मारना शुरू करते हैं आप मुझे, अगर आप PTI के बड़े स्टॉन्च फॉलोअर हो। सो बाद में ये जो अभी सब चुप करके बैठे हुए हैं, इनकी भी वापसी होनी है सर। इधर सियासत जो है वो ख़त्म नहीं होती, एक दफ़ा आपको चस्का लग जाए तो आप आते रहते हैं। मतलब मैं ये देख सकता हूँ, विजुलाइज़ कर सकता हूँ कि शीरीन मज़ारी साहिबा कहें कि मैंने वापस आना, फिर असद उमर साहब कहें चलो मैं भी वापस आ जाता हूँ। मतलब वो मुझे नहीं पता इस वजह से वो बिल्कुल बाकायदा बाहर हैं इस वक्त, वजह तो हमें पता है, लेकिन वापसी की उसमें गुंजाइश कितनी है ये वक्त बताएगा। ये उस तरह के मुआहदे नहीं बताते होते कि जी अब आपने कभी नहीं करना, ख़त्म नहीं होता है। बिल्कुल। और वो एक और चीज़ जो इसमें डिटरमिन करती है ना, वो ये है कि अगर ये एहसास हो जाए कि नए आने वाले तो पुरानों से भी ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं, इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं चला जा सकता, तो फिर कोशिश की जाती है कि पुरानी क़यादत वापस आ जाए। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के लोग ज्वाइन करेंगे, किस तरह से चलाएंगे, पार्टी नज़रियात क्या होंगे। हाँ, और सर अब तो देखिए सर तमाम सियासी पार्टियों के लिए सर आपकी टॉप टियर लीडरशिप है, उसके बाद सबसे उसके बिल्कुल एंड पे जाके आपका वर्कर है पार्टी का। सर बीच में अब आपको चाहिए पुल, आपको चाहिए ब्रिजेस। अब वो ब्रिजेस जो हैं सर, वो अगर होते इस वक्त PTI में तो वो ब्रिजेस जो हैं वो बन के वहाँ सफ़र शुरू हो जाता। ब्रिजेस वाले लोग जो हैं अभी नहीं नज़र आ रहे हैं पार्टी में, और विदाउट ब्रिजेस इधर कुछ नहीं होता। वो तो आप देखिए किसी भी पार्टी में नहीं है। हाँ, आप मतलब अनलेस आप मतलब प्लॉट इकट्ठा हो आपका, तो वो एक अलग बात है, बट अगर आप शहर के उस तरफ रहते हैं फिर आपको ब्रिजेस चाहिए। बिल्कुल। तो सर अच्छा सर PTI का क्योंकि जिक्र हो ही रहा है, तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या आज के रोज़ पेश आया। इकबाल अफरीदी साहब हैं जिनका ताल्लुक PTI से है, और ये नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी जो एनर्जी के ऊपर है उसकी जो एक मीटिंग है, उसके ऊपर दीगर स्टेक होल्डर जो थे वहाँ मौजूद थे। के इलेक्ट्रिक की एक खातून जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थी, और ज़ाहिर है के इलेक्ट्रिक जो है उसने जब के बात होनी है एनर्जी के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ें, लोड शेडिंग, दीगर मामला थे, बड़े सीरियस इशूज़ हैं। इनको हमने आजकल, मैं जैसे कहता हूँ एनर्जी इज़ द नंबर 1 इशू ऑफ द कंट्री। सो उसके ऊपर कोई डिबेट हो, आपको पता हम कितने फेवर में डिबेट के। अच्छा सर आज कोई डिबेट नहीं हुई, आज को काम ही नहीं हुआ, क्योंकि इकबाल अफरीदी साहब ने इस मीटिंग को सोचा कि ये एक अच्छा मौका है कि जो के इलेक्ट्रिक की खातून है, जो बायदे उनकी बड़ी सीनियर रहनुमा है, रिप्रेजेंटेटिव है के इलेक्ट्रिक की, उनके लिबास पे मैं तनकीद करूं। और सर आपने बिल्कुल ठीक सुना कि एक इतनी बड़ी मीटिंग पे एक शख्स ने जो वहाँ पे काम की बात करने आए थे, उन्होंने उस खातून के लिबास को एक पॉइंट बनाया और उन्होंने कहा ये इनअप्रोप्रिएट है। SOPs बनाएं कि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं जब मीटिंग में आए तो उनको किस किस्म का लिबास पहनना चाहिए। सर एक तो सबसे पहले सर किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। सब जो हैं इसी मुल्क में रहते रहते इसी कल्चर को ऑब्जॉर्व करते करते बड़े हुए हैं, और उनको एग्जैक्ट समझ है कि किधर क्या पहनना और किधर क्या नहीं पहनना। नंबर 1, कोई शख्स नहीं होता गैरा और एरा गैरा के कह दे कि आपने गलत लिबास पहना, आप होते कौन है बात करने वाले, नंबर 1। और नंबर 2, आप रीड द रूम, मतलब आप किधर आके ये बात कर रहे हैं। उस कमेटी के जो हेड है उन्होंने माफ़ी मांगी, नून लीग के अतार और तारर से लेकर तमाम लोगों ने उसकी मजम्मत की, वाक़या की। पीपल्स पार्टी तो ऑब्वियसली शरीन मान साहिबा और दीगर जो उनके लोग हैं उन्होंने भी कहा कि ये किस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो रादर दैन हम तनकीद करें किसी खातून के लिबास पे, जो कि मैंने सुना है, मैंने तस्वीर नहीं देखी, बट जिन लोगों से मैंने पूछा और आपने भी पूछा, उन्होंने कहा उसमें कोई ऐसी बात थी ही नहीं, जो पता नहीं इकबाल साहब को क्या हुआ उस मौके पर, बट ये उन्होंने चीज़ कर दी। अब
नेशनल जो कमेटी के हेड ने माफ़ी मांगी है, उनकी तरफ से अभी तक मेरे नज़दीक कोई बयान नहीं है इस तरह के जी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, या मैं वो डटे हुए अपने उसके ऊपर कि मैंने बिल्कुल ठीक की। जी मैंने तस्वीर देखी है खातून की, अच्छा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्टली ड्रेस्ड लगी खातून। दूसरी चीज़ जाहिर है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसा लगा। बात ये है कि इनको अगर इस तरह की कोई SOPs लेके आने हैं तो ये नेशनल असेंबली में कोई करारदाद जमा कराएं थ्रू प्रॉपर चैनल। वहाँ पे आज आप ये देखें, आपको पता है ना कि तमाम जो MNAs MPAs वगैरह होते हैं, इनकी जो कायमा कमेटीज़ बनती हैं, ये इनको हर इजलास के पैसे मिलते हैं, ठीक है। कोई TADA होता है, कोई मतलब इनका जो है वो पेट्रोल का अलाउंस होता है, यकीनन। तो आज बात होनी थी एनर्जी पे, जो आपके ख्याल में पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है, और वो हुई ही नहीं। वो मरकूज होके रह गई एक खातून के ड्रेस पे। ओ भाई क्या फ़र्क पड़ता है कि उसने क्या ड्रेस पहना हुआ था। इस वक्त 24 करोड़ लोगों का नसीब आपके हाथ में है। आप उस एक कमरे में बिग बॉयज़ टेबल पे बैठे हो आप, और आप डिस्कस क्या कर रहे हो, एक खातून का लिबास। बहुत ही अजीब शर्मनाक बात है। और मेरा तो ये ख्याल है कि इन साहब को रिगार्डलेस कि ये माफ़ी मांगते हैं नहीं मांगते, इनका ख्याल है इन्होंने ठीक किया तो ठीक किया, लेकिन इनको हर किस्म की कायमा कमेटी से हटा देना चाहिए सर, नंबर 1। और दूसरा सर, एक ऐसे मुल्क में हमने 24 करोड़ अवाम का जिक्र किया, तो छोड़ दें 24 करोड़ को, सिर्फ लेस्को की हद तक बात कर लें तो सर कल परसों पिछले हफ्ते की इसी हफ्ते के जो अखबारात हैं उनमें खबर थी कि पता नहीं कितने सर अरबों रुपए के यूनिट जो हैं वो लेस्को के लेजर में शॉर्ट आ रहे हैं, वो चोरी हो चुके हैं। अरबों रुपए के यूनिट, आपके ख्याल में लेस्को भरेगा उनको? आपको और मुझे और हमारे जो ऑडियंस है, अवाम जो है, उनको पास ऑन करेंगे ये सारी चीज़ ऑब्वियसली। तो ये सर नौयत है एक डिस्को के मसले की, और यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जी अपना लिबास जो है आप ठीक करें, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। सर अफसोसनाक सीरीज ऑफ इवेंट्स। एंड बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि अगर तो किसी और भी सीरियस नहीं है ना इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल, देखिए ये तो मतलब बंदों को तो ये डिस्कस ही नहीं करना चाहिए कि ख़वातीन को क्या पहनना चाहिए या ख़वातीन को क्या नहीं पहनना चाहिए। उनको पता है, ये तो ख़वातीन को अगर डिस्कस करना है तो कर लें। मुझे तो नज़र ही नहीं डालनी चाहिए खातून के ऊपर, मुझे तो ये पता ही नहीं होना चाहिए कि उसने क्या पहना। यानी कि सर वो मीटिंग में इतने बोर हो रहे थे, उन्होंने जो दीगर ख़वातीन थी वहाँ पे उनके लिबास के ऊपर उन्होंने मुआयना करना शुरू कर दिया। वाह, बेहतरीन सर। तो सर फिर तो ठीक हो गया सब कुछ, सर हो गया इस तरह ठीक आपकी एनर्जी की कायमा कमेटी पे, और उसके अगली मीटिंग पे देख लेंगे, ये बैठे होंगे वहाँ पे। बिल्कुल। और एक ऐसा करें ना कि एक PTI जो है वो कायमा कमेटी बना दे ख़वातीन के ड्रेस पे। हाँ, कायमा कमेटी और विमेंस क्लोथिंग बना लें। और वैसे भी सर वहाँ ये शौक पूरा करें। वैसे भी मतलब अनफॉर्चुनेटली किसी को बुरी लगी ये बात तो एक अलग बात है, बट बानी PTI के भी बयानात मौजूद हैं कि उनके क्या तासुरात हैं ख़वातीन और उनकी ड्रेसिंग के ऊपर। उनको आज हम फिर से रिविजिट नहीं करेंगे, बट हमें पता है कि क्या है। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने इस तरह की भी बात की थी कि मर्द रोबोट्स नहीं होते। हाँ, इस तरह की बात की थी ना। बस सर ये चले सर, PTI की हद तक बात होगी। अब ब्रेक से पहले थोड़ा वक्त हमारा कम है, लेकिन जल्दी से सर बात कर लें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सर वापस एंट्री मारी। सर मुझे पता है सर बाकी नून लीग तो जितनी खुश हो ना, आप बहुत खुश हैं, क्योंकि मुझे पता है आप मिस कर रहे थे। सर मैं बहुत मिस कर रहा था, लेकिन मेरा फिर वही बात है कि मुझे कचीचियाँ आई हैं वो देख के। उसकी बात ये है कि इतनी फैक्चुअल एरर्स एक तकरीर के अंदर, मैं रिकॉल ही नहीं कर सकता कि कोई और ऐसी तकरीर जिसमें इतने मसाइल। सर रस्टी हुई मैं थोड़े से तो सर उन्होंने कहा कि जब मैं गया था तो सब कुछ ठीक था और हमने तो खुदा हाफिज कर चुके थे हम IMF को। अब बात ये है कि ऐसे नहीं था। हाँ, ये तो मुझे भी पता है सर, ऐसे नहीं था। 2017 में मियाँ साहब गए हैं, हुकूमत PMLN की रही, लेकिन मियाँ साहब 2017 में गए, 18 में इलेक्शंस हुए, और हमारे शोज़ मौजूद हैं कि हम नई हुकूमत को तरले मार रहे हैं कि फ़ौरन IMF प्रोग्राम में जाएं। और बल्कि नई हुकूमत ने 8 महीने डिले कर दिया। असद उमर साहब ने किया था उन दिनों में। असद उमर साहब आपको याद है स्ट्रिंग्स के गाने दे के इकोनॉमी ठीक करना चाह रहे थे। जी सर। तो वो 8 महीने में नहीं हुई, फिर फाइनली उनको बदला गया। जी जी। फिर किसी और को लाया गया, वो IMF कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। सो ये इतनी फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। अच्छा, फिर वो चीज़ के जी उन्होंने कहा कि हम यूनिट में 14 रुपये की कमी कर रहे हैं। कैसे भाई, आपने PSDP उधर डायरेक्ट कर दिया है, आपने कोई किस मतलब बजट तो हमारे सामने है ना, आपने ही जुलाई में पेश किया था, जून में। उसमें कौन से हेड के पैसे निकाल के किधर किए हैं जिसकी वजह से ये रिलीफ मिल रहा है, ये हमारा सवाल है। उसकी वजह ये है, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि जी बिजली का यूनिट कम करना मुमकिन नहीं है बिल्कुल मुमकिन।
टैक्सेस कम करोगे यूनिट प्राइस नीचे चली जाएगी। अच्छा, अब टैक्सेस जब कम करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको हुकूमत के खर्चे कम करने पड़ेंगे। हुकूमत के खर्चे आपने कम नहीं किए, बजट में बढ़ा दिए, तो फिर ये कैसे हो रहा है हमें बताएं ना। ये कोई बादशाहत थोड़ी है कि यार मैंने आज से रिलीफ दे दिया, और भाई बजट है उसके मुताबिक सर ये रिलीफ वाला सिस्टम जो है ये बिल्कुल हमने डिस्कस, आज ये पॉइंट था हमारे डिस्कस करने, लेकिन यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले नवाज शरीफ साहब का जिक्र हो रहा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हो रहा था, बड़ी देर बाद स्क्रीन पे आए, हमें देख के अच्छा लगा कि वो एक एक्टिव स्टांस ले रहे हैं अपना सियासत के अंदर। बातें ज़रा थोड़ी डिफरेंट थी। उन्होंने इसमें यह भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जो चल रही थी, जो मैं लेके जा रहा, तरक्की की तरफ लेके जा रहा था मुल्क को, तो एशियन टाइगर जो है वो टाइटल हमें मिल जाता। नहीं, उन्होंने कहा कि हम एशियन टाइगर से आगे निकल जाते। सॉरी, वो एशियन लायन हो जाते। अच्छा, लायन हो जाते, एशियन लायन हो जाते। हाँ, तो ये एक अलग डिबेट है सर कि लायन और उसमें टाइगर में क्या, कौन सा वाला ज़्यादा कामयाब जानवर है, लेकिन हमें नहीं पता उसका। ये हमें नहीं पता, हम जानना भी नहीं चाहते। जो इसमें भी फैक्चुअल बुनियादी मसला है वो ये है कि जिस तरह से इन्होंने और इसहाक डार साहब ने डॉलर को रोक के रखा हुआ था, और वो जैसे ही ये निकले तो मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब संभाला मुल्क को, तो फौरी तौर पर डॉलर को ऊपर बढ़ाया, और जिसकी वजह से इवेंट मतलब आहिस्ता आहिस्ता हमें को ब्रीदिंग स्पेस मिली, क्योंकि बिल्कुल मामला अपसाइड डाउन चला जाना था। ये बिल्कुल जो इन्होंने किया उसके हम आज तक असरात भुगत रहे हैं। ये बिल्कुल जिस तरह इमरान खान साहब को जब पता लगा था कि VONC होने लगा है, तो उन्होंने जिस तरह पेट्रोल के साथ किया था, ये नवाज शरीफ साहब तो खैर अपने पूरे दौर में जितना उनका 3-3.5 साल का था, उन्होंने डॉलर को जिस तरह ज़बरदस्ती रोक के रखा, उसके असरात सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, देखिए जो एक मुल्क होता है वो कोई आइसोलेशन में नहीं रहता, वो दुनिया के साथ रहता है। मतलब या तो आप नॉर्थ कोरिया हो ना, कि आपका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, आप एक मालियाती सिस्टम का हिस्सा हो। मतलब आप अगर इस तरह से कहोगे कि जी बस मेरी मर्जी, इधर डॉलर इतने का है, वो तो आप 10 साल रहोगे तो अमेरिका और चाइना को लैप्स कर जाएंगे। सर आप देखें, ये तो चले हुकूमती लेवल पे बात इतनी बड़ी होगी कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के फाइनेंस मिनिस्टर और एक हुकूमत के अंदर प्राइम मिनिस्टर डॉलर को इस तरह रेगुलेट कर रहे थे। ये आप अपने घर में नहीं कर सकते। अब अपने घर के अंदर जब आप बजट बनाते हैं घर का, और आपको आपकी कोई भी शख्स घर का कहता है कि जी महंगाई बहुत हो गई है इसलिए बजट आउट हो गया है, तो आप ये तो नहीं कह सकते नहीं चीज़ें महंगी नहीं हुई, ऐसे है ही नहीं, इतने में ही करो और गुजारा करो। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। बेल्ट टाइटनिंग तो कहीं नहीं हुई, डॉलर कंट्रोल हुआ, उसके बाद वो एक बबल बना, वो बबल बर्स्ट हुआ। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हम अभी तक उसके असरात भुगत रहे हैं, और आगे भी सर जो ये गवर्नमेंट भी इकदाम हम देख रहे हैं लेने को जा रही है, इसके अंदर अगर कायमा कमेटियों के अंदर ख़वातीन के लिबास के ऊपर गुफ्तगू होनी है और काम की बात कोई नहीं आती, तो मेरे ख्याल में हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। जो एज़ पर नॉर्मल चल रहा है, कोई नई चीज़ करने का मूड नहीं है यहाँ पे किसी का, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि बेल्ट टाइटनिंग अगेन, मतलब जब ये खान साहब ने भी कोशिश की थी शुरू में आके कि IMF के पास ना जाना पड़े, उसका तो इलाज यही है ना बेल्ट टाइटनिंग। जब वो हमें पता है कि वो नहीं हो सकती, हमको जब पता है कि वो कौन नहीं होने देते, तो फिर जाए ना IMF के पास। मतलब सिस्टम को तो चलाना है ना फिर। तो अभी भी वही मामला आते हैं। ये बजट जो जून कितने महीने पुरानी बात है, अभी फ्रेश है बजट, देख लें, मुझे बताएं कहाँ पे हुई है बेल्ट टाइटनिंग। सर कोई नहीं, बल्कि बेल्ट और लूज हुई है, एक हुक आगे चले गए हम। सर 12 चलें सर, ये हमारी सारी सियासी बातें नहीं। अगली खबर भी सियासत से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन सर अवाम से बहुत ताल्लुक़ रखती है। सर कहा जाता है यहाँ पे कि अवाम जो है ना वो उस तरह से मोटिवेटेड नहीं है। वो हम सुनते रहते हैं, फॉर्मर जो FBR के चेयरमैन भी थे और भी हुकूमती चीज़ों पे गुफ्तगू करते हैं, शबरज़दी साहब जो है ना, उनका एक बड़ी तनकीद है अवाम के ऊपर, यूथ के ऊपर ख़ास तौर पे, कि अगर आपको इतनी चीज़ों से मसला है तो आप बाहर निकलें, आप सड़कों पे हैं और चीज़ें करें, ये करें वो करें। ज़ाहिर है वो कोई करना चाहता, कॉज जो है वो इतना लोगों के दिल के करीब ऐसा है नहीं कोई। सर एक कॉज जो है वो देना चाह रही है हुकूमत अवाम को, और ख़ास तौर पे यूथ बल्कि मैं ऐसा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, तमाम अवाम को जो जिनको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, वो है इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट की बंदिश, ऐप्स के क्लोजर और काम ना चलना। PTA को आज के दिन उन्होंने फाइनली तस्लीम की है कि नया एक सिक्योरिटी मेजर वेब सिक्योरिटी है, वो तमाम ISPs को कह के
और दीगर और जो हुकूमती प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंटरनेट के हवाले से मुतल्लिक़ हैं, उनको क्योंकि वो नया बना रहे थे, उसको लॉन्च कर रहे थे या उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे थे हमारे सिस्टम्स के अंदर, तो उस वजह से येस स्पीड्स 30 to 40% स्लो हो गई इंटरनेट की। उसके बाद ट्विटर तो छोड़ दें, ट्विटर एक्स तो छोड़ दें, वो तो पिछला मसला चल रहा है, अब तो खैर हम भूल गए उसको। व्हाट्सएप अलबत्ता जो है सब ने नोटिस किया होगा कि पिछले कोई हफ्ते एक से उसके अंदर उसके वॉइस नोट्स और इमेजेस और जो उनकी मल्टीमीडिया ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, तो टेक्सचुअल कंटेंट होता है, वो सारा ठीक तरह डाउनलोड नहीं हो पा रहा और हो जाता है फिर नहीं होता। तो ये सारा दीगर प्लेटफॉर्म्स भी इसी किस्म के, आपका मेटा के ले लें बाकी, तो ये डेफिनेटली हुआ है। अच्छी बात यह कि उसको तस्लीम कर लिए। शहज़ा ख्वाजा साहिबा जो हमारी आईटी की मिनिस्टर है, उन्होंने बाकायदा तस्लीम किया। मसला सिर्फ ये आज सारी की बात काट रहा हूं, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया आज कल रात तक वो तस्लीम नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट उनका जो बयान था जो आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता, लेकिन हम चेक कर लेते हैं, ये डेटा जो है हम अटेन कर लेते हैं। डेटा तो था सर, डेटा तो मेरे पास भी था, आपके पास भी था, डेटा कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं थी। बट चूंकि अब गवर्नमेंट ने तस्लीम कर लिया, तो हम इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जो इक़दाम लिए जा रहे हैं, ये साइबर सिक्योरिटी की जो एक तहरीक है जो मुल्क के अंदर चल पड़ी है, आया इससे सर को फ़ायदा भी होगा या नहीं? मेरे तो ख्याल में ये तो करना बहुत मुश्किल है, अगर हो भी जाए तो नुकसान ज़्यादा हैं शायद। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। मतलब अभी देखें ना, ये आजकल कुछ लीक्स चल रही हैं, जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, उन पर उनकी कुछ पुरानी ऑडियोज़ निकल आई हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स निकल आए हैं। रऊफ़ हसन साहब का भी आपने जिक्र किया, उनके भी कुछ स्क्रीनशॉट्स निकल आए हैं कि वो किसी बाहर के जर्नलिस्ट को जो है वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, अब बात फिर वही है कि अगर इसको रियासत अपनी जीत बनाकर पेश करेगी कि देखें, जब हमने बेल्ट टाइटनिंग की है तो ऐसे लोग जो कि बाहर के लोगों से कलूड करके तो पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, हमने उनको पकड़ लिया है। बुनियादी बात यह है कि इस तरह के लोग कितने होंगे? 100, 200, 2000, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा लोग हो नहीं सकते। क्यों कोई बाहर वाला उनके साथ बात करेगा? क्यों वो बाहर वाले के साथ बात करेंगे? आपने खुद जिक्र किया कि जी वो अक्सर बात होती है कि यहाँ पे यूथ बाहर क्यों नहीं निकलती। देखें, मुल्क के हालात देखें, यहाँ पर आप अगर एक दिन अपना प्रोटेस्ट में गुजारोगे तो उस दिन आप कमाओगे कैसे? उस दिन आपका घर कैसे चलेगा? आपके बिल्स कैसे जाएंगे? तो जब इस तरह के हालात होते हैं तो आपके ख्याल में बहुत बड़ी आबादी अफोर्ड कर सकती है कि वो बाहर वालों के साथ मिल के यहाँ पर कोई डिजिटल जो है वो टेररिज्म कर रही हो? बुनियादी बात ये है कि ये करने से अगर, क्योंकि हुकूमत को लगता है, रियासत को लगता है कि जी अब हम लाइकेबल नहीं हो सकते, तो अब हमने हैवी हैंडेडनेस ही दिखानी है, अब हमने डरा के रखना है। बुनियादी बात ये है कि ये मामला भी नहीं चलेगा। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में, पूरी दुनिया में चलता है कैरेट एंड स्टिक रूल, कि एक तरफ आप इंसेंटिव देते हो, दूसरी तरफ आप सख्ती दिखाते हो। जब आप इंसेंटिव ख़त्म ही कर दोगे सिरे से और सिर्फ सख्ती दिखाओगे तो लोग डरने के बजाय आगे से सीधे हो जाएंगे। ये बात समझ आनी ज़रूरी है इस वक्त की हुकूमत के लिए। सर ये बात समझ आना बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरा सर देखें, जहाँ पे फायर वॉल्स हमें खड़ी हुई नज़र आती हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की फायर वॉल्स, क्या उन ममालिक से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही? आ रही है। क्या आपको नहीं पता इस वक्त चाइना की फायर वॉल लगी हुई है? चाइना से मतलब इंफॉर्मेशन आपका कोई जानने वाला रहता हो या काम करता हो, उससे बात नहीं कर सकते? बिल्कुल। मैंने आज इंस्टाग्राम पे अपनी कज़न की 4 पोस्ट लाइक की हैं, वो चाइना में है। तो बस सर, अच्छा, लेकिन चाइना का देखें ना, मॉडल भी तो डिफरेंट है। वो जो ऐप वहाँ अपने मेन लैंड में अलाउ नहीं करता, उसका एक ऑल्टरनेटिव भी देता है। एक तो अल्टरनेटिव देता है, दूसरा एक और चीज़, ये बार बार बात करते हैं चाइना की और यूएई की। देखिए, वो यूएई में आपको कितने गरीब नज़र आए हैं आज तक। चाइना जो है वो कुछ 6 मिलियन गरीब लोगों को सालाना गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाता है। वो कुछ और वजूहात हैं जिसकी वजह से उधर एहतजाज नहीं होते, उधर उस तरह से हुकूमत को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी और एडिड इन्फॉर्मेशन दूँ। इनका ख्याल है चाइना में प्रोटेस्ट नहीं होता। जितने प्रोटेस्ट चाइना में होते हैं वो सारी दुनिया में कहीं नहीं होते होंगे। फ़र्क क्या है? वो जो उनकी एक पॉलिटिकल जमात है ना, उसके ख़िलाफ़ नहीं होता। जो नीचे उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है ना सारा लोकल गवर्नमेंट का, उस पर इतने एहतजाज होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, वो दे रहे हैं सिस्टम, वो दे रहे हैं डिलीवरी।
जहाँ पे डिलीवरी नाकिस होती है वहाँ पे एहतजाज होता है। यहाँ पे डिलीवरी ही नहीं है और आप कह रहे हो कि साथ आपने बोलना भी नहीं है। ये एक इतना ख़तरनाक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप करना चाह रहे हो। पहले सिस्टम डेवलप करो, डिलीवरी दो, लोकल गवर्नमेंट्स लेके आओ, लोगों के मसाइल हल करो, फिर आप ये कोशिश कर सकते हो। वरना तो आप प्रेशर कुकर का बेसिकली आपने लिड बंद कर दिया है और अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये फटेगा कब। सर एक तो देखें प्रेशर कुकर के अंदर मज़ीद चीज़ें डाल रहे हैं और ये मुझे बताएं ये एक नया जो सेंटिमेंट क्रिएट हो गया है। देखिए मैं तो और आप भी इत्तेफाक एक हद तक करते हैं कि बिजली एक बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का। सिक्योरिटी ओवरऑल आपकी अपने शहरियों की और मुल्क की सिक्योरिटी, इसमें सिर्फ लोग टेररिज्म का एंगल जो है ना उसकी एक्सट्रीम पे चलते हैं। सिक्योरिटी तो एक इतनी सी भी बात हो सकती है कि अगर मैं रात को घर से अपने बाहर निकलूं और किसी जगह जाके सेफली घर आ जाऊं तो वो भी सिक्योरिटी की ज़ुमरे में आती है। अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई वाक़या होता है और आप जाके उस चीज़ के ऊपर कंप्लेन करके कोई उसका कानूनी हल निकाल सकते हैं, आपको इंसाफ मिल सकता है, वो भी सिक्योरिटी आती है। ये एकदम से पब्लिक हॉलीडेज़ में क्या हमारी ख़वातीन पब्लिक प्लेसेस पे पार्क्स में जा सकती हैं? सर ये सिक्योरिटी की ज़ुमरे में आता है। ये साइबर सिक्योरिटी क्यों ऊपर आ गई है, सुपरसीड कर गई है बाकी जो सिक्योरिटी चीज़ें हैं, ये मुझे समझ नहीं है कि क्यों एकदम से हो गया। हाँ सर देखें आप और मैं एक बात करते हैं कि ये देखें ना ये सियासी फैसले हैं। सियासतदान जो है सर उनका दुनिया के अंदर एक हमेशा से एक तौर तरीका है ऑपरेट करने का, जिसके अंदर उनको ढेर सारी बातें सुननी पड़ती हैं, ऑब्जॉर्व करनी पड़ती हैं, क्योंकि दैट इज़ पार्ट ऑफ द जॉब। अब अगर ये कहा जाए जी कि आप पार्ट ऑफ द जॉब तो है लेकिन मैंने नहीं करना, मेरे ख़िलाफ़, मेरी जमात के ख़िलाफ़, मेरे ओहदे के ख़िलाफ़ को गुफ्तगू हुईगी तो उस पर स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए तो कानून मौजूद है, हर किस्म का कानून मौजूद है। इसका मतलब है सर कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इस चीज़ को चले तस्लीम कर ले, मतलब मैं इसमें से ये पहलू भी निकाल दूँ कि जी कानूनी रस्ते जो हैं डेफेमेटरी रिमार्क्स के, झूठ के और बाकी के कानूनी जो उसके हल हैं वो यहाँ पे आम शख्स तो कर भी नहीं सकता, बल्कि हमारे लिए भी मौजूद नहीं है। इसलिए इसको सिरे से ही जो चीज़ है उसको काट दो। बस सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपका पॉइंट अभी लेते हैं, हमने यहाँ जाना है ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे जो इंटरनेट के मसले पड़े हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर, तमाम मुल्क में। चीज़ें कब ठीक होंगे हमें नहीं पता, बट कहा जा रहा है कि जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि शायद गवर्नमेंट खुद जो है वो इस चीज़ को तस्लीम कर बैठी है कि यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है वॉइसेस को मजल करने का, इसको सिरे से ही काट। जी बिल्कुल। और इसमें एक बहुत जो पते की बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारे भाई बहन फाइवर के ऊपर सर्विसेज अपनी देते हैं, सो पहले क्या होता था पाकिस्तान में कई दफ़ा इस तरह से हुआ है, इंटरनेट ख़राब हुआ है जिसकी वजह से फाइवर हमें आउट ऑफ बिज़नेस कर देता है अपने वेबसाइट के ऊपर। तो इस दफ़ा ये हुआ है कि वो कर रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने एक ऑप्शन दे दी है कि जिसमें आप अपने आप को वापस इन बिज़नेस अपना स्टेटस कर सकते हो। सो अगर आप अफेक्ट नहीं हुए या आपको लगता है कि आप काम डिलीवर कर सकते हो तो आप अपना स्टेटस बदल लो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमारा काम अपना जो है वो लूज़ कर रहे हैं। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक $300 मिलियन का हिट लगेगा साल का पाकिस्तान को, और $300 मिलियन बहुत रकम होती है। कितने लोगों का ये बेसिकली लिविंग है, मतलब ये हाउस होल्ड इनकम थी जो कि अब इन 2-3 महीनों जब तक ये मसला सेटल नहीं होता ये नहीं आएगी। सो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। और आप ये इतने मिलियंस ऑफ पीपल जो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बेसिकली आप उनके जहन में ये बात पैदा कर रहे हो कि रियासत को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक तो सर को हमदर्दी नहीं, लेट से ये हो भी जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन सर डैमेज तो हो गया ना। अब फाइवर के ऊपर जो शख्स है जो काम लेना चाहता है पाकिस्तानी रिसोर्स से, उसको एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया है कि यार यहाँ पे तो कभी भी मसला पड़ सकता है। तो ये ना हो अगला तो नहीं, सिर्फ बाहर को बंदा बैठा है वो अपना काम, उसको काम चाहिए, उसको आप कहेंगे जी यार कि मेरा इंटरनेट बंद हो गया, वो कहेगा चल छुट्टी करें आप, जो पैसे प्रॉमिस हुए थे वो सब कैंसिल, आपकी मेहनत ज़ाया, मेरा वक्त ज़ाया, लेकिन मैं अपना पैसे तो कहीं और ले जाऊँगा, आपको फिर से काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये एक मसले वाली बात है। बहरहाल सर ये अब देखेंगे ज़ाहिर है आगे हम फॉलो करेंगे कि जब नॉर्मल हो जाएगा सारा ये जो इश्यूज़ हैं इंटरनेट के, तो इसके ऊपर फिर तब बात करेंगे। एक और सर ख़बर हमारे पास है, जाते जाते वो कर लेते हैं कि सर ये सर एक वाक़या पेश है एक शादी पे। एक दूल्हा जो हैं, इफ्तिखार नाम है इनका,
और वो मुख्तलिफ रस्में होती हैं शादी के दौरान। तो जूता छुपाई होती है और चीज़ें होती हैं, दूध पिलाई की भी एक रस्म होती है जिसके ऊपर यूजली आप पैसे पूसे देते हैं। तो इधर इतना सर एडवांस चला गया मसला कि दूध पिलाई के ऊपर जो पैसे डन हुए थे लगभग 50,000 रुपया वो दे नहीं पाए दूल्हा जी। तो उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं दे सकता, बजाय तो 25 पे सीन ख़त्म कर लें। सर वो नाराज़ हो गए लड़की वाले, उनके जो ससुर थे उन्होंने कहा हम जा रहे हैं यहाँ से। तो सर वो अपनी बेटी को लेके चले गए। इसने केस कर दिया फिर जी के कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, कि मेरी जो बीवी है उनको रुखसत किया जाए और अब घर आए अपने जो उनका नया घर है। और जिस पे अदालत ने भी नोटिस जो है वो जारी कर दिए सारे जो इसके अंदर लोग हैं। लेकिन सर इतना जज्बा सर दूध पिलाई के ऊपर कि वो 25,000 उसने नहीं दिए और वो आई नहीं। सर इसमें ना जो जज साहब हैं उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं और वो जो उनका उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं बड़ी इम्पोर्टेंट। उनमें से एक तो ये है कि जी ये रुखसती फ़ौरन की जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दूध पिलाई की जो रस्म है इसका मज़हब या कानून से कोई लेना देना नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक तो चले ठीक हो गया मामला, लेकिन जो इसमें तकनीकी मसला है ना वो ये है, तो इन लॉज़ ने, हज़रत जो हैं उनके इन लॉज़ ने ज़बरदस्ती रुखसती रोक ली है। तो फिर तो वो जब जज साहब कहेंगे, फ़ैसला देंगे कि जी नहीं रुखसती आप करें, तो उनको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उस सारे जो उस मौके पे जो बदमज़गी हुई उसके बाद अगर जो ख़ातून है, जो बीवी हैं, उनका ही दिल उठ गया है मियाँ से और वो कहती है कि जी अब मेरा ही नहीं दिल उस घर में जाने का, तो फिर तो ज़बरदस्ती रुखसती नहीं हो सकती। तो बुनियादी बात यह है कि अब ये मसला सिर्फ 25,000 रुपये के फ़र्क से पड़ा, या एक और बहुत बड़ा मसला होता है कि चाहे जूता छुपाई हो, चाहे दूध पिलाई हो, हमारी एक आदत है कि अपने जुगती ये किस्म के जो कज़न्स या दोस्त हैं ना उनको हम लेके स्टेज पे चले जाते हैं। हाँ। तो कईयों को बाउंड्री का नहीं पता होता, वो ज़रा ना आगे ज़्यादा खुल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बदमज़गी हो जाती है। हाँ सर, मौके को आपको गेज करना चाहिए, आपको मोमेंट देखना चाहिए और फिर आपको बोलना चाहिए। मोमेंट शादियों पे होता है। आप यानी कि आप कह रहे हैं कि आपको अपना सबसे जो नीम जुगती है उसको स्टेज पे ले जाना चाहिए, नंबर 1। और दूसरे से ज़ाहिर जैसे आपने कहा और जज साहब ने भी कहा कि इन रस्मों की कोई मजहबी हैसियत उस तरह से नहीं होती। लेकिन सर ये इस बात ज़रूर है कि अब इन शख्स की ज़िंदगी जो है उसमें आसानियाँ नहीं है, आगे उनमें मुश्किलात है। वैसे ही जिस अपनी ज़िंदगी के दौर में वो दाखिल हो रहे थे उसकी अपनी मुश्किलात जो हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन अब उनमें उसने अपनी मतलब रुखसती से पहले ही इजाफा कर छोड़ा उसने। क्योंकि सर अगर ये सब कुछ अल्लाह करे कि सेटल डाउन हो जाए और वो रुखसत हो जाए और वो पहुंच जाएँ, तो उसके बाद सर जब भी कोई फैमिली गैदरिंग होएगी या कोई फंक्शन होएगा और उसमें हल्की सी भी बदमज़गी होएगी तो हवाला किस वाक़े का दिया जाएगा सर कि दूध पिलाई के ऊपर जो 25,000 तुमने किए थे, तो ये लेवल है, मतलब ये वो अमाउंट है। तो सर ये बंदा जो है ये सर फंस गया है। बिल्कुल सर, काश इन्होंने मशवरा किया होता सीनियर्स से, तो हम तो यहाँ तक बात ही ना पहुँचने देते। एग्जैक्टली। देखिए सर, बड़े सादा सा शादी वाला जो मामला है ना उसमें एक सादा उसूल है, और वो ये है कि जब तो आप ख़त्म करना चाह रहे हैं ना रिश्ता, तब तो आप अदालत से रुजू करें। जब आप रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं ना या पैचअप करना चाह रहे हैं, फिर आपका जो वाहिद आपके पास हथियार है ना वो है तरला। तो आप बस तरले मारते जाइए जब तक वो मान ना जाएं। हाँ। ये अदालत से रुजू करके जो पैचअप है ना, ये मतलब ये सुन के ठीक नहीं लग रहा। बाकी तो गुड लक टू देम। हाँ सर, देखें असल में मसला ये कि घरेलू जो मामलात होते हैं वो तब तक घर के अंदर रहते हैं जब तक आप अदालत नहीं जाते। उनमें ना गुंजाइश होती है हल होने की, या उनमें गुंजाइश होती है खामोशी की कि यार चलो एक मसला है ना, या तो ब्रश अंडर द कारपेट जो है हमारी कल्चरल अप्रोच है तमाम इश्यूज़ के अंदर, बल्कि कल्चरल मैं नहीं कहूँगा, हमारी एक हुकूमती अप्रोच है कि यार इस पासे कर लो, मिट्टी पाओ बाद में कर लेंगे, इसको देख लेंगे जब घर तक आ जाएगी बिल्कुल बात। तो सर इनके लिए ये मसला जो है ना, जब इन्होंने अदालत को इन्वॉल्व कर लिया ना सर, देखिए आप जब दो भाइयों के बीच में कोई खुदा ना खास्ता मसला हो जाए तो उसके अंदर फिर जब जो बंदा केस कर देता ना पहले,
उसका केस वीक हो जाता है। फंसते दोनों ही हैं वो मामला। तब आपने जब अदालत में चले गए तो अदालत ने फिर आपको हल देना उसका, आपकी सुलह जो है वो फिर इररेलेवेंट हो जाती है। तो सर ये बड़े मसले हैं कि इनको अदालत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, ये एक ख़ास लेवल पे मसला हल हो जाना था। जी बिल्कुल, यहाँ पे कोई आपकी प्रॉपर्टी पे भाई बहन कोई भी कब्ज़ा कर ले या किसी भी किस्म का और मामला हो जाए, ये सब कुछ ना लाडियों में कंसिडर होता है। जहाँ पे केस हो गया ना वहाँ पे इट्स वॉर। सो ये इनको बिल्कुल ख्याल करना चाहिए था। हालांकि अगेन ये हम निशानदेही तो कर रहे हैं हमारी जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनकी कमियों पर, उनकी कोताहियों पर। उसकी वजह यह है कि असल में तो अदालतें इसीलिए हैं कि आपका हर किस्म का निजी और जो बाहर का मसला है उसको हल करें। अब देखें ना, एक चीज़ तो अच्छी भी हुई है इसकी वजह से, ये ख़बर निकली, हमने डिस्कस की। इस वक्त देखने वाले अक्सर ये सोच रहे होंगे कि यार अब ना दूध पिलाई वगैरह पे बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं करना, ठीक है, मतलब एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि अच्छा इस तरह के केसेस में ये होता है। सो वैसे तो अदालत के पास जाना, ख़ास तौर पे अगर अदालत फ़ैसला दे दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम एक तो ज़राए तफन्नुन और दूसरा ये कि अगेन जिस तरह की हमारी सोसाइटी है यहाँ पर कोर्ट जाना, यहाँ पर थाने जाना बहुत ही ना मायूब बात समझी जाती है। हालांकि फिर वही बात है कि जो मैं जिस थाने में गया हूँ या मैं जिस अदालत में गया हूँ वो कोई इंडिया की अदालत थोड़ी है। हाँ, इसी मुल्क हमारे ही मुल्क की है, हमारी टैक्स पे चलती है, इसीलिए है कि मेरे काम आए। सर असल में सर हुआ ऐसे पिछले कुछ सालों में जब मुल्की हालात बदलना शुरू हो गए ना, लोगों के मसले बढ़ना शुरू हो गए, सब लोगों को पैसों की ज़रूरत है। एंड में सर आपको पता है ना, मसला तो एंड ऑफ द डे नोटू का होता है। इधर भी देखें, इधर तो एंड ऑफ द डे नहीं, स्टार्टिंग ऑफ द डे में नोटू का मसला शुरू हो गया। और उसके लिए वो हमेशा कभी भी वो पैसे जो है ना आपको मिलने ना उन्होंने उसने रखने हैं। अलबत्ता जब आपने कोर्ट को इन्वॉल्व कर दिया, लोगों ने बहुत ज़्यादा कोर्ट जाना शुरू कर दिया। मुकदमेबाजी का शौक़ जो है वो एलिवेट कर गया इस मुल्क में पिछले को 10 एक साल में। उससे ये हुआ कि ये ना एक सर तड़ी होती थी कि यार I will take you to the cleaners, to the court, I will take you to the cleaners। मैं आप लोगों को अदालत में एक जज साहब के सामने पेश करवा दूंगा अगर आप बाज ना है। सर तो ये तड़ी चलती होगी एक ज़माना, एक हद तक चलती होगी। वैसे तो हमें बहुत सारे बुजुर्गान ऐसे भी मिलते हैं, कहते हैं यार 25 साल हो गए ना केस तक फैसला नहीं आया। वो तो सिस्टमेटिक एरर है। जब उन्होंने केस किया होगा तब अगला जिसके खिलाफ केस किया उसको थोड़ी देर के लिए महसूस ज़रूर हुआ होगा यार कि मेरे ऊपर केस हो गया, अब मुझे भी पेशियाँ भुगतनी पड़ेंगी। तो सर अब वो डर जो है ना निकल गया, वो अगले कहते जा कर दो केस। सर जो ज़्यादा बड़ी बुनियादी इसमें मसला है ना वो ये है कि ये सारी ज़िंदगी अपनी बेगम से और इन लॉज से ये सुनेंगे कि 25,000 का डिस्प्यूट था और तुमने स्टैम्प फीस और कोर्ट केस में 25,000 से बहुत ज़्यादा रुपए दे दिए। हाँ, इस सारे चक्कर में सर बाला सर ये मसले हैं। ये तो खैर चलें सोसाइटल इशूज़ है। देखिए सर एक ग्राउंडेड शो ये होता है कि आप सियासत कर ली, IT की और फिर ये भी कर दिया। बाला सर वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिएगा। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।